नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर हैं, बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं और उसका मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। और इसके लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है, डिटेल में आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। और आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। खबर यह है कि अगर आपके पास घर में सोना पड़ा है, अगर आपके घर में गोल्ड है, तो आपके लिए ये बेहद ज़रूरी जानकारी है। जी हाँ, घर में रखे हुए गोल्ड के लिए नए नियम जल्द आ सकते हैं, यानी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में को लेकर के नए नियम जल्द आ सकते हैं। इसमें बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। क्या बदलाव हो सकता है, पहले आपको ये बता दें फटाफट। बदलाव ये होने की बात हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस योजना को पहुंचाने के लिए सभी सरकारी बैंकों में इस स्कीम को लाने की बात चल रही है और सभी सरकारी बैंकों के कम से कम 50% ब्रांच में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम होना ज़रूरी हो सकता है। मतलब 50% ब्रांच जो गोल्ड जो होंगे सरकारी बैंकों के, यानी हर अगर मान लीजिए आपके आसपास कोई सरकारी बैंक है, तो अब इसके लिए हो ये रहा है कि आप अपने आसपास के ही किसी बैंक में जमा कर पाएँ गोल्ड। इस सुविधा को देने के लिए सरकार ये प्रयास कर रही है। इसके अलावा इसके बदले लोन लेना आसान हो सकता है, ये बात भी हो रही है। और साथ ही 10 ग्राम तक भी गोल्ड इसमें जमा हो सकता है। इसको इस जो कानून 2015 में आया था, उसमें बड़े पैमाने पर बदलाव की बात चल रही है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ सुरेंद्र मेहता हैं, इब्जा के सेक्रेटरी हैं, नितिन खंडेलवाल हैं, पूर्व चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, और भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मेहता जी, मेरा आपसे पहला और सीधा सवाल यही कि इस खबर का मतलब यह है कि सरकार की ये कोशिश है कि इस योजना के तहत जो देश में करीब 25,000 टन गोल्ड का स्टॉक पड़ा हुआ है, उसको सिस्टम में लाया जाए ताकि सरकार का इंपोर्ट भी कम हो और जो एक डेड एसेट के तौर पर लोगों के घर में गोल्ड पड़ा हुआ है लंबे वक्त से, उसको एक प्रोडक्टिव एसेट बनाया जाए। तो पहले तो आप ये बताएं कि जो बदलाव की जानकारी हमें मिल पा रही है, जिसका ऐलान अगले कुछ दिनों में हो सकता है, जो बदलाव होने वाला है और जो अभी मौजूदा नियम है, दोनों में क्या फर्क है? देखिए, जैसे कि 2 साल पहले ही सरकार ने ये तय कर दिया था कि हम गोल्ड को एसेट क्लास बनाएंगे और तभी ये समझ में आ गया था कि सरकार जितना भी सोना लोगों के घर में या टेम्पल ट्रस्ट में है, उसे एक सिस्टम में लाना चाहती है। और हमारा देश के जो गोल्ड डिपेंडेंसी पर डिपेंड करता है, गोल्ड इंपोर्ट पर डिपेंड करता है, उसको सरकार कम करना चाहती है, जिससे हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट भी कंट्रोल में रहे। तो बहुत बड़ी योजना के रूप में इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे जो पुरानी स्कीम थी उसमें ज्वेलर्स लोगों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। अब जो नई स्कीम होगी उसमें ज्वेलर्स का पार्टिसिपेशन होगा और ये सारे स्टेक होल्डर्स, IBJ, JGPC, GJF, सभी ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी वकालत की थी कि ज्वेलर्स का इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो वो बात मोटा मोटी तौर पर मान ली गई है और इसके बदले में ज्वेलर्स को अच्छा खासा कलेक्शन के लिए इंसेंटिव भी दिया जाएगा। अच्छा। जो इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले ये स्कीम में ऐसा था कि लगभग आपको 30 ग्राम सोना जमा कराना होगा। अच्छा। अब वो स्कीम चेंज करके उसमें 10 ग्राम सोना जमा कराने की बात कही गई है। ठीक है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है वो ये बदलाव है कि गोल्ड मेटल लोन जो मिलता था ज्वेलर्स को, उसका रीपेमेंट हमेशा रुपयों में करना पड़ता था। अच्छा। अब ये तय हो गया है कि गोल्ड मेटल लोन का रीपेमेंट आप गोल्ड के जरिए ही, इंडियन रिफाइंड गोल्ड के जरिए ही कर सकते हैं। अच्छा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको बार बार गोल्ड इंपोर्ट करने की बाहर से आवश्यकता नहीं है। आप इंडियन रिफाइंड गोल्ड को ही सिस्टम में लाएं और उसी को वापस लोन की तरह इस्तेमाल करें। ठीक है। अब मेहता जी, ठीक है, आपने बता दिया कि मौजूदा नियम क्या है और नए नियम के बाद क्या बदल जाएगा। मेरा अब आपसे अगला सवाल ये होगा कि मान लीजिए किसी के पास गोल्ड है और वो इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहता है, तो जब वो अपने घर से गोल्ड निकालकर बैंक में जमा करेगा तो क्या क्या फ़ायदे उसके होंगे, क्या उनको बेनिफिट मिलेगा? जी बिल्कुल। सरकार का जो बेसिक इंटेंशन है वो अनयूज्ड गोल्ड का है। जो अनप्रोडक्टिव गोल्ड आपके घर में रखा होता है, हमेशा ऐसा होता है कि घर में कुछ ना कुछ ऐसा सोना या टेम्पल ट्रस्ट में ऐसा सोना रहता है जो किसी इस्तेमाल के रूप में नहीं आता, वो सिर्फ तिजोरी में या लॉकर में सालों साल पड़ा रहता है।
तो उस सोने को यहाँ पे इस्तेमाल करने की बात कही गई है और इसके बदले में कस्टमर जो भी ये सोना डिपॉजिट करेगा उन्हें 2.25% तक इसका ब्याज मिलेगा। और अच्छा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब वो सोना आप डिपॉजिट कराएंगे तो उसके बदले में एक सिक्योरिटी के रूप में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो मोटा मोटी तौर पर अब फिलहाल ये ट्रेडेबल नहीं होता था। हाँ। अब इसको सरकार ट्रेडेबल बनाने के लिए जा रही है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की तरह। अच्छा। तो आपका जो गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट होगा वो भी ट्रेडेबल होगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि पहला फायदा ये कि 2.25% का आपको ब्याज मिलेगा और आप उसको ट्रेड भी कर सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन नितिन खंडेलवाल जी, मैं अब आपसे अगला सवाल इसको लेकर ये पूछना चाहता हूं कि जब मैं मान लीजिए पुश्तैनी गोल्ड किसी के पास घर में है, दादी का, नानी का और उससे पीछे का, क्योंकि लोग लंबे वक्त तक गोल्ड रखते हैं अपने घरों में, अगर उस गोल्ड को मैं जमा करने जाऊंगा बैंक में तो क्या मुझसे प्योरिटी का कोई सर्टिफिकेट मांगा जाएगा या फिर वो गोल्ड प्योर है या नहीं? क्या इसकी जांच दोबारा की जाएगी? क्या होगा उसमें? चाहता हूं क्योंकि ये जो है ये सारा प्रॉब्लम ही ये था कि गवर्नमेंट ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम तो पहले भी लाई है लेकिन वो फेल हो गई है। इसको कम रिस्पांस इसलिए मिल रहा है कि उसमें ज्वेलर्स नहीं है। तो ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने गवर्नमेंट को विनम्रपूर्वक एक पूरा स्ट्रक्चर बना के दिया है। उसमें हमने इनको बोला है कि ये जो सोना है ये ज्वेलर से लिया गया है। एक मान लो कि एक ज्वेलर्स अगर वो सोना लेके आरबीआई में चले जाता है या होल मार्किंग सेंटर पे चले जाता है, उसके प्यूरिटी में फर्क आता है या उसके स्टोन में फर्क आता है तो वो फिर से ज्वेलर्स के पास जा नहीं सकता क्योंकि सोना मेल्ट हो गया। तो इसमें जब तक के जो ज्वेलर्स है जो उसके फैमिली डॉक्टर या फैमिली बिजनेस तरीका काम करता है ये उसके पास जाए, वो सोने को अपना कितना ग्राम आएगा, समझो 500 ग्राम सोना दिया और उसकी प्यूरिटी 470 ग्राम आती है 916 के हिसाब से, तो वो ज्वेलर्स उसको एक सर्टिफिकेट देंगे। तो इसमें गवर्नमेंट का ऐसा नहीं खंडेलवाल जी, ये सर जो बता रहा है ये फिजिबल नहीं है, क्योंकि अभी क्या बात हो रही है कि जो एक मिनट सर, जो अनयूज्ड गोल्ड है उसके इस्तेमाल की बात हो रही है। अब मेरी दादी ने कहाँ से गोल्ड खरीदा था, मेरी नानी ने कहाँ से गोल्ड लिया, ये इसकी जानकारी मुझे कैसे मिलेगी? अगर वो गोल्ड हमारे पास है, एक मिनट सर, तो उस गोल्ड को लेकर मैं कहाँ जाऊंगा? अगर मान लीजिए उसकी प्योरिटी कम है, अगर वो 12 कैरेट 18 कैरेट का गोल्ड दिया गया होगा उस वक्त, तो उस गोल्ड को लेकर मैं कहाँ ढूंढूंगा ज्वेलर को, किन से लिया गया है और कहाँ से ये गारंटी मिलेगी? ये जरूरी नहीं है कि वो उसी ज्वेलर्स का लिया गया हो। ज्वेलर्स के पास जाते हैं तो कैरेटोमीटर होता है, मैं मोडस ऑपरेंडी की बात बता रहा हूँ। अच्छा। वो सोना लेके जब वो ज्वेलर्स के पास जाता है तो वो ज्वेलर्स उसको ये सोना मेल्ट करके प्यूरिटी चेक करके उसको बताएंगे कि इसमें कितनी प्यूरिटी है और वो उसके सामने प्रोसेस होती है। अच्छा। इसमें गवर्नमेंट का सवाल आया था कि ये सोना अगर कोई ज्वेलर्स रख लेता है और उसको नहीं देता है रिटर्न तो क्या होगा? तो उसका हमने बहुत अच्छा सोल्यूशन गवर्नमेंट को दिया है कि मैं जैसा एक ज्वेलर्स हूँ, खंडेलवाल ज्वेलर्स मेरी फर्म है, मैं 5 किलो सोना गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर दूंगा। अच्छा। मेरे पास जैसे आप आ गए, मैं 700 ग्राम सोना लेके मैं 700 ग्राम प्यूरिटी देखूंगा, चेक करूंगा, आपको बताऊंगा इतनी प्यूरिटी आपने मंजूर किया। मैं मेरे डीमैट में से 5 किलो में से 700 ग्राम आपको डीमैट के अंदर फॉर्म में आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। मतलब कभी ज्वेलर्स को लेके जाएंगा नहीं खंडेलवाल जी, अगर मैं आपके पास आऊंगा तब तो ना। अगर मान लीजिए मैं डायरेक्टली बैंक में जमा करने जा रहा हूँ, कोई अगर डायरेक्टली बैंक में जमा करने जा रहा है तो वहां पर इस प्योरिटी को कैसे परखा जाएगा? इसीलिए तो ये बैंक का काम नहीं है प्यूरिटी चेक करना, इसीलिए ये स्कीम सक्सेस नहीं हुई है क्योंकि कैरेटोमीटर है, चेक करना है, मेल्टिंग करना है। तो आप ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली बैंक में कोई जमा नहीं कर पाएगा नए नियम में बदलाव के बाद? जो सॉलिड गोल्ड है, नहीं वो गवर्नमेंट दे सकती है उनको। जो सॉलिड गोल्ड है जो बार फॉर्मेट में है उसको तो बैंक डायरेक्ट ले सकती है, लेकिन जो अनयूटिलाइज अभी जैसा अभी सुरेंद्र भाई ने बताया कि बैंकों के अंदर और अपने मंदिरों में या ट्रस्ट में या कहीं भी मस्जिद में सोना है तो वो सर क्या लोग गहने भी देते हैं उसको? नहीं मैं सर उसको मेल्ट करते प्योर करते हैं। ये आपने जो बात कही इससे कुछ सवाल और पैदा हो रहे हैं। मेहता जी, आप ये बताएं सर कि अगर देखिए सीधा सिंपल सवाल है, मेरे पास गोल्ड है और मैं इस योजना के तहत गोल्ड जमा करना चाहता हूं। अगर मान लीजिए मैं ज्वेलर के पास नहीं जाता हूं या मेरे आसपास कोई ऑथराइज्ड ज्वेलर नहीं है बैंक का, तो मैं बैंक में अगर डायरेक्टली जाता हूं तो क्या बैंक वहां पर तत्काल, जैसे मैं फिजिकली लेके गया तो क्या तत्काल वो चेक करके बता देंगे कि आपका गोल्ड कितना कैरेट का है, कितना प्योर है, इसका ये वैल्यू है, तुरंत बता देंगे और उसका सर्टिफिकेट दे देंगे हमें? नहीं, थोड़ा सा इसमें आप समझ में फर्क है। आप बैंक के पास जाएंगे तो बैंक के पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। अच्छा। इसलिए सरकार एक नई सुविधा उपलब्ध कराने वाली है जिसे कहेंगे गोल्ड मोबिलाइजेशन कलेक्शन एंड टेस्टिंग एजेंट। सरकार आपको उसके पास भेजेगी। ठीक। ये बैंकों के ऑथोराइज्ड कलेक्शन और टेस्टिंग एजेंट्स होंगे, उनके पास भेजेगी। ओके। वहां पे ये प्योरिटी चेक होगी और उस प्योरिटी के मुताबिक आपको बताया जाएगा और आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और बाद में बैंक आपको एक
उतना सोना आपका जमा कर लेगा। Yes. तो सिस्टम थोड़ा सा पहले के मुकाबले काफी ईज कर दिया गया है, और जब जहां ज्वेलर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा तो लोगों का एक कस्टमर के साथ में कॉन्फिडेंस बना हुआ रहता है। एक चीज और मेहता जी, आपने कहा कि आपको एक टेस्टिंग एजेंसी के पास भेजा जाएगा, तो मैं मान लीजिए टेस्टिंग एजेंसी के पास गया और मेरे पास जो पुश्तैनी गोल्ड है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो गोल्ड 22 कैरेट है, प्योर गोल्ड है, और वहां पर जाने के बाद अगर झटका लगा मुझे कि नहीं ये गोल्ड तो 12 कैरेट का बेचा था ज्वेलर ने उस वक्त में, तो और अगर मैं उसको क्रॉस चेक कराना चाहूं तो क्या वो विकल्प मौजूद है? मैं क्रॉस चेक करने के बाद जमा कर सकता हूं, या अगर मैं एक बार चला गया, मेल्ट कर गया, दे दिया, तो फिर उसके बाद कोई विकल्प नहीं बचेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अच्छा। आपको पूरा अधिकार है, आप जमा कराना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अच्छा, मेल्टिंग के बाद तो भी सेम गोल्ड को लेकर 2-3 सेंटर के पास जा सकते हैं। अच्छा, जो ज्वेलरों के पास भी जा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको एक बार जमा, आप चले गए तो आपको जमा कराना ही है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। आखिरी सवाल खंडेलवाल जी आपसे मेरा ये होगा, 2.25% के आसपास का ब्याज है, ये तो तय हो गया, लेकिन एक चीज सर आप और बताएं कि अगर मान लीजिए 5 साल के बाद कोई लेता है तो सेटलमेंट का प्रोसेस क्या होगा? क्या कैश में दिया जाएगा या गोल्ड दिया जाएगा? गोल्ड दिया जाएगा तो क्या उस वक्त जो भाव होगा उसके आधार पर गोल्ड की क्वांटिटी तय होगी? इसका क्या प्रोसीजर होगा सर? नहीं, गोल्ड तो जितना जमा किया उतना गोल्ड मिलेगा, प्लस इंटरेस्ट उसको मिलेगा। और अच्छा। गवर्नमेंट को इसमें चिंता करने की जरूरत इसमें, आप अगर पूरा समय दे तो मैं आपको पूरी स्कीम भी बता देता हूँ। हाँ। हमने गवर्नमेंट को जो सजेस्ट किया है कि ये गोल्ड आप लीजिए कस्टमर से, इसको आप आपके चार्जेस लीजिए, ज्वेलर्स को अपने चार्जेस दीजिए, और फिर यही जो गोल्ड आप ज्वेलर्स को दीजिए, रुपए देने की बजाय गोल्ड लोन के मात्रा में दीजिए। अभी गोल्ड लोन जो दिया जाता है थोड़े बड़े ज्वेलर्स को मिलता है, क्योंकि उसकी वॉल्यूम बड़ा होता है तो ही मिलता है। तो 1 किलो 2 किलो 4 किलो भी जो ज्वेलर्स लेना चाहता है उसको कम इंटरेस्ट के अंदर ये गोल्ड मिले। अच्छा। और उसकी वजह से क्या होगा कि गोल्ड मोबिलाइजेशन में आएगा। जब गवर्नमेंट ने हमको पूछा कि इसके रेट अगर 60,000 हो गए कल, आज 40 में लेते 45 में लेते, तो हमने उसको बोला नेचुरल हेज है, क्योंकि आप ज्वेलर्स को गोल्ड दे रहे तो गोल्ड ही आपको रिटर्न देंगे। ओके, बिल्कुल संक्षेप में। हाँ, बिल्कुल संक्षेप में मेहता जी, आखिरी सवाल आपसे ये कि अगर मान लीजिए मैंने अभी 10 ग्राम गोल्ड जमा किया, अभी मान लीजिए गोल्ड का प्राइस है 48,000, आज से 5 साल बाद जब मैं वापस लूंगा, सेटलमेंट होगा मेरा, तो 10 ग्राम गोल्ड के वैल्यू का पैसा मिल जाएगा, या फिर उस वक्त जो गोल्ड का प्राइस होगा उसके आधार पर क्या, इसका क्या आपके हिसाब से क्या होगा प्रोसीजर सेटलमेंट का? 5 साल के बाद में आपको जो गोल्ड के प्राइस, उस समय जो भी गोल्ड की प्राइस होगी, 10 ग्राम अगर आपने जमा किया है तो आपको 10 ग्राम प्राइस के मुताबिक आपको दोनों ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि आपको गोल्ड चाहिए या आपको रुपया चाहिए। आप जो ऑप्शन चाहें वो ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं, और सरकार इसमें लगातार बदलाव कर सकती है, लेकिन आपको आपका 10 ग्राम के इक्विवेलेंट पैसा या गोल्ड दोनों जरूर मिलेगा। मेकिंग चार्ज का तो नुकसान होगा ना सर? अगर मान लीजिए मैंने कोई ज्वेलरी जमा किया अभी और वो मेल्ट हुआ, बाद में मुझे गोल्ड मिलेगा, तो मेकिंग चार्ज तो गया कस्टमर का। तो मृत्युंजय जी, आपको जितना मेकिंग चार्ज का नुकसान हुआ है, सरकार उसके बदले आपको हर साल 2.25% ब्याज दे रही है। तो आपका 5 साल में 12.5% तो आपको 12.5-13% तो आपको मिल ही गया, तो आपका टेक्निकली मेकिंग चार्ज का नुकसान नहीं आ गया। बिल्कुल, ये सवाल पूछने का मकसद यही था। नहीं लग रहा है जी, क्योंकि आपको इक्विवेलेंट अमाउंट का गोल्ड के मुताबिक बिल्कुल बहुत सारे लोग यही जानना चाह रहे थे कि भाई ज्वेलरी का मेकिंग चार्ज उन्होंने पे किया है, और जब ज्वेलरी मेल्ट हो जाएगी तो मेकिंग चार्ज तो उनका मतलब नहीं मिल पाएगा। ये कंफ्यूजन भी आपने दूर कर दिया, बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका, खंडेलवाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बीरेन जी फटाफट आप ये बता दें सर कि आज शाम के लिए गोल्ड में और सिल्वर में ट्रेड क्या लिया जाए? गोल्ड में कई डिप्स मिलता है 47,400 का, तो बाय करना चाहिए। 48,200 का टारगेट रहेगा, 47,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। अच्छा, ठीक है। भाविक पटेल जी आप बताएं सर, आज शाम के लिए अगले 6 घंटे के लिए सोने और चांदी में क्या ट्रेड लिया जाए, खरीदें या बेचें? देखिए, सोना थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है चांदी के मुकाबले, तो आई थिंक सोना 47,800 से 47,750 के करीब आता है, तो बाय कर सकते हैं 47,500 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 48,150 से 48,200 का। ठीक है, तो ये राय हो गई गोल्ड और सिल्वर पे। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। कॉपर में वैसे तो टॉप और बॉटम कोई नहीं बता सकता है। मार्च में ये 337 गया था, अब ये 637 के लगभग हो रहा है, तो क्या इसको शॉर्ट करना ठीक रहेगा या नहीं? बताइए भाविक जी, 637 पर कॉपर को शॉर्ट करना ठीक रहेगा या नहीं?
जी देखिए, ओवरबॉट तो लग रहा है पर अभी भी नहीं लग रहा है और कि शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि बेस मेटल्स अगर ओवरऑल देखें तो अच्छी रैली है। और इनफैक्ट ये फ्राइडे को जो चाइना का न्यू ईयर होता है तो उससे पहले लोग स्टॉक करते हैं चाइनीज प्रोड्यूसर्स, तो उसकी वजह से बेस मेटल्स में काफ़ी तेज़ी आती है और ओवरऑल सप्लाई भी कम हो जाता है। तो आई थिंक वेट कीजिए थोड़ा, 625 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही शॉर्ट कीजिए, वरना अभी भी लग रहा है कि एटलीस्ट टारगेट अपसाइड ही है। तो फिलहाल तो मैं शॉर्ट करने की अवॉइड करने का ही रिकमेंड करूंगा। ठीक है, अगला सवाल है प्रवीण का, हिसार से हैं हमारे साथ। पूछिए प्रवीण। नमस्कार मृत्युंजय जी। नमस्कार, पूछिए। सर मैं भाविक पटेल जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरा इनसे सवाल है, मैंने निकल के 5 लोड सेल किए हैं 1338 रुपए पे। अच्छा, तो एक तो मेरे को इसका स्टॉप लॉस बता दे और 1 महीने के लिए निकल का फ्यूचर बता दे। बताइए भाविक जी। देखिए, निकल में जो अभी रैली आई है वो चाइनीज की वजह से ही है कि उन लोगों को अगर देखें तो इकोनॉमी भी अच्छी चल रही है और उधर भी स्टेनलेस स्टील की डिमांड थोड़ी बढ़ चुकी है और सप्लाई भी थोड़ी टाइट है। तो ये सभी फैक्टर्स की वजह से निकल में हम लगातार तेजी देख रहे हैं। इनफैक्ट 1335 एक ब्रेकआउट है और आपने वहीं पे शॉर्ट किया है, तो जब तक 1335 के नीचे नहीं जाता तब तक तो मुझे अभी भी लग रहा है कि ट्रेंड ओवरऑल ऊपर ही जाएगा। हाँ, इंट्राडे या 1-2 दिन के लिए अगर स्टॉप लॉस बोलूँ तो 1354 का एक स्टॉप लॉस बना के रखिए, और अगर 1335 के नीचे जाता है तो 1310 के लिए आप अपनी पोजीशन रखिए, 1310 पे निकालिए या 1354 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ठीक है, तो ये राय है आपकी निकल के ऊपर कि निकल में अभी आपको करना क्या है। बीरेन जी, क्रूड का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? क्रूड में एक तेज़ी का माहौल बना है और 4300 के आसपास मार्केट पहुंच रहा है। क्या लगता है अभी क्रूड का फ्यूचर आपको? क्रूड में चाइनीज डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और कोविड रिलेटेड जो सप्लाई डिसेप्शन हुए हैं, थोड़ा प्रोडक्शन कटबैक भी हुआ, और बाइडेन गवर्नमेंट में जो क्लाइमेट चेंज के देखते हुए क्रूड पे थोड़ी सख्ती आएगी या टैक्सेस बढ़ेंगे, ये जो डर है वो देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आगे क्रूड इंडियन टर्म्स में शायद 45 तक जाना चाहिए। 3-4 वीक का ये व्यू है मेरा। और ब्रेंट को मैं आगे प्रोबेबली 80 समथिंग देख रहा हूँ। WTI को मैं 70 समथिंग देख रहा हूँ। ठीक है, अगला सवाल है सुशील कुमार का। पूछिए सुशील जी। जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर एक तो इसका कम से कम 1 घंटा टाइम कीजिए। दूसरा सवाल मेरा ग्वार पे, ग्वार में कब तक तेजी आएगी? ग्वार में कब तक तेजी आएगी? वीरेन जी, क्या व्यू है आपका? ग्वार के दाम तो लगातार दबाव में हैं, क्या उम्मीद की जाए आगे के लिए प्राइस का? पिछले अगर 4 महीने से हम देखें तो ये 37-41 के बीच में ही रहा है। फिलहाल जो इंटरनेशनल मार्केट में कंटेनर की जो शॉर्टेज है और शिपिंग रेट्स करीबन 3-4 गुना बढ़ गया है पिछले 3 महीने में, तो ये देखते हुए ये जो लो कॉस्ट एग्री प्रोड्यूस है जितनी भी, चाहे मक्का हो या गवार हो या कोरमा हो, उनकी एक्सपोर्ट्स को इफेक्ट रहेगा। और फिलहाल ये अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें बड़ी तेजी की फिलहाल एक आध महीना मुझे उम्मीद नहीं है। ठीक है, अंकित है हमारे साथ। अंकित जुड़ रहे हैं मुंबई से। पूछिए अंकित। नेचुरल गैस पे मेरा क्वेश्चन था कि पिछले कुछ दिनों से नेचुरल गैस एक रेंज में अटका हुआ है, 20 रुपीज 25 रुपीज की रेंज में। तो आज के लिए इंट्राडे के लिए क्या ट्रेड करना चाहिए? 203 रुपये 90 पैसे का भाव है। 1 रुपये 20 पैसे की कमजोरी है। भाविक जी, क्या करना चाहिए अभी नेचुरल गैस में? देखिए, नेचुरल गैस इंट्राडे काफ़ी वॉलेटाइल है और आई थिंक ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे अभी विंटर कम हो जाएगा तो उसकी वॉलेटिलिटी भी कम हो जाएगी और प्राइसेस और सीमित रह जाएंगे। आज के दिन 200 रुपये से हमने थोड़ी बहुत रिकवरी देखी है, पर फिर भी आई एम नॉट श्योर कि ज़्यादा अपसाइड 208 से 209 के ऊपर सस्टेन कर पाएगा। तो आई थिंक 250 के करीब आता है, तो जो लो हैच का स्टॉप लॉस है 200 रुपये का, वहां से एक बार बाय कर सकते हैं और टारगेट रख सकते हैं 207 208 मैक्सिमम। ठीक है, ओके। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। भाविक जी, आपकी पहली कॉल सर।
जिंक जो है फरवरी कॉन्ट्रैक्ट वो मैं बाय के रिकमेंड करूंगा 216 पे, 219 का टारगेट और 214.50 का स्टॉप लॉस। आपकी कॉल वीरेन जी। सीपीओ फरवरी कॉन्ट्रैक्ट बाय प्रेफर दूंगा 990 पे, 1020 का टारगेट रहेगा और 976 का स्टॉप लॉस रहेगा। आपकी आखिरी कॉल भाविक जी। जी कॉपर फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं बाय के रिकमेंड करूंगा 633 पे, टारगेट रहेगा 639 और स्टॉप लॉस 629 का। चलिए बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका, वीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।